तो अब जो हम आपको एमआईटी के बारे में बता रहे थे एक-एक करके, तो अब हम आ गए हैं एमआईटी के एक लैब में जिसको रिन्यूएबल एनर्जी का जो लैब है वहाँ पर हम पहुँचे। और यहाँ पर जो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा दें तो ये आपने देखा होगा अपने फिज़िक्स के बुक में जो आप सर्किट डायग्राम ये सब बनाते हैं, और उसमें आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद ही अभी तक देखा होगा। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्शन से हैं, टेक्निकल सेक्शन से हैं, उन्होंने भले देखा होगा, लेकिन एमआईटी मुजफ्फरपुर जिसको कि पीछे 1-1.5 साल पहले जो है वो आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी मिला गया ईस्ट जोन के लिए। और एमआईटी मुजफ्फरपुर जिसको कि कई बार लोग सोचते हैं छोटा शहर है, यहाँ पे कितनी उपलब्धियाँ होगी, वहाँ इस तरह का लैब होना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो कितना बेनिफिशियल है, इस बारे में बताएंगे यहाँ के जो एचओडी हैं। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर आरपी गुप्ता। और आपका डिपार्टमेंट क्या है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर। सर आपसे भी बात करेंगे सर। हमारे साथ एक और एचओडी है। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर वाई.एन. शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बीटेक के स्टूडेंट इन प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। एमटेक के स्टूडेंट भी इनफैक्ट उनका करिकुलम भी है, थ्योरी पेपर भी है एंड लैब भी है। एंड 3rd-4th सेमेस्टर में जिसमें केवल प्रोजेक्ट वर्क ही होता है, 17 क्रेडिट्स ईच का है, उसमें लड़के यहाँ पर रिसर्च वर्क करते हैं। इसके अलावा थर्ड भी यूज़ है इस लैब का। इसमें हमारे फैकल्टीज़ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, वो अपना रिसर्च वर्क करते हैं। तो रिसर्च करते हैं बच्चे, यहाँ सीखते हैं, लेकिन जो हम जैसे नॉन टेक्निकल सेक्शन के लोग हैं उनको ये चीज़ें जो है वो केवल एक मानचित्र की तरह ही दिखाई देती हैं। क्या है इसका पूरा मतलब, ये हमारे सर अभी इनको बताएं। बेसिकली यह एसी डीसी हाइब्रिड माइक्रोग्रिड है। ग्रिड का कंसेप्ट क्या होता है कि एक ग्रिड में बहुत सारे जगह से एनर्जी आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आते हैं, और हम लोग वहाँ पर एक पूल टाइप का बना करके फिर डिफरेंट एरिया में लोड को उसको भेजते हैं। हमारा यह जो सिस्टम है बेसिकली यह रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लैब के अंतर्गत आता है। ये पूरे सिस्टम का नाम है एसी डीसी हाइब्रिड माइक्रोग्रिड। इसमें क्या है मैं बतलाना चाहूँगा, इधर आइए। यह हमारा 2 किलोवाट का सोलर पीवी इमूलेटर है। मतलब जैसे आप लोग सोलर पैनल में देखते होंगे, घर में भी आप लोग देखते होंगे कि सोलर पैनल लोग इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो उसी का सारा कैरेक्टरिस्टिक, सारा फीचर्स इसमें इस डिवाइस में बना हुआ है। यह आईआईटी दिल्ली का एक प्रोडक्ट है। तो यह हम आईआईटी दिल्ली का ये हाँ, ये आईआईटी दिल्ली का है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा जैसे सोलर से डीसी जनरेट होता है, तो ये हमारा आकर के एक पॉइंट में हम लोग इसको कन्वर्टर में डालते हैं और फिर इसको हम लोग बूस्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं उसका जो वोल्टेज हुआ, और फिर इसको ले करके हम लोग एक कॉमन पॉइंट पर वहाँ भेजते हैं जहाँ से हम लोग ग्रिड में डालेंगे। यह यानी कि यह एक हो गया हमारा एनर्जी सोर्स जो कि सोलर या डीसी जनरेट करेगा। दूसरा हमारा देखिए नीचे देख रहे होंगे कि यह विंड सिस्टम का है। जो टरबाइन होता है, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ अभी हमारा वही है। तो विंड से एसी जनरेट होता है, तो इसको भी हम लोग ले करके फिर अल्टीमेटली और यहाँ पर इसको भेजते हैं, कन्वर्टर वगैरह रेक्टिफायर वगैरह करते हुए फिर यहाँ भी इसको हम लोग भेजते हैं, डीसी यहाँ भी भेजते हैं। तो 2 हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा हमारे पास है सुपर कैपेसिटर, जो इधर है आपका, यह देखिए, यह हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। जब चार्ज होगा तो यह लोड की तरह काम करेगा, और जब डिस्चार्ज होगा तो सोर्स की तरह काम करेगा। तो यह भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। चौथा हमारे पास है बैटरी, लिथियम बैटरी है। यह भी हमारा एक, जब डिस्चार्ज होगा तो सोर्स की तरह काम करेगा, जब चार्ज होगा तो लोड की तरह काम करेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 सोर्सेज हो गए, सोलर, विंड, सुपर कैपेसिटर और बैटरी। ये सबको हम लोग यहाँ भेजते हैं और यहाँ हम लोग इसको ग्रिड बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास लोड होनी चाहिए ताकि हम लोग जो जनरेट हो रहा है उस लोड को देंगे हम लोग। तो ये पूरा सिस्टम, क्योंकि आप जो तकनीकें बता रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ एसी डीसी तो समझ रही हूँ, लेकिन बहुत सारी तकनीक, और हाँ बैटरी वगैरह समझ रही हूँ, बहुत सारी तकनीकी चीज़ें समझना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वहाँ से लेके यहाँ तक जितने इक्विपमेंट्स है, ये एक सिस्टम है। यह कंप्लीट सिस्टम का नाम है एसी डीसी हाइब्रिड माइक्रोग्रिड। स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है जब इस लैब में वो काम करना सीखते हैं?
बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट जो होते हैं उसमें बहुत तरह का एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कुछ सोलर पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाहर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोलर पैनल पर आपका डस्ट हो गया है या कुछ शेडिंग है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोलर पैनल का एरिया क्या है उसका जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पैनल है कि दो है, मल्टीपल पैनल है, सीरीज में कनेक्टेड है पर, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होगा वो सब देखते हैं। उसी तरह विंड में, जैसे विंड का जो वेलोसिटी होता है आप देखते होंगे कि उसका 3 स्पीड होता है, एक कट इन स्पीड, एक कट आउट स्पीड। ये दोनों स्पीड के बीच में ही आपका टरबाइन मतलब रोटेट कर रहा है। देखा तो है, लेकिन हम इस टेक्निकल शब्दों को नहीं जानते थे। लेकिन जाहिर सी बात है जब यहाँ बच्चे आते होंगे, इन चीज़ों को देखते होंगे, उनसे बेनिफिट होते होंगे। सर आपसे जानना चाहूँगी कि जब फर्स्ट जो थोड़े से सीनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो समझ में आता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट ईयर के, उनका रिएक्शन क्या होता है जब वो इस लैब में पहुंचते नहीं, नए स्टूडेंट भी इनफैक्ट जनरेटर्स के बारे में तो जानते ही हैं। जैसे हर एक मोहल्ला में है आपको जनरेटर जो इनफैक्ट एसी पावर जनरेट करता है। तो एसी पावर जो भी ये इसके पीछे फिलॉसफी जो भी ये अभी आप सेटअप देख रहे हैं, ये इनफैक्ट आपका पेरिस एग्रीमेंट है जो 2015 में फुली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ा। इससे पहले 98 में जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें मैंडेट यही था कि इनफैक्ट जो भी कन्वेंशनल plants हैं like thermal, like nuclear, they are causing a lot of pollution. So we must go for the some sort of alternatives. And as developed countries are responsible for pollution, so they must in fact go for the promote in fact the renewable energy systems. So this in fact dilemma you can say or whatever in fact continued till 2015. In fact, the outcome was positive, but in 2015 Paris Agreement, in fact, the proposal was for all the countries, not only for developed country, rather than for all developed, underdeveloped and developing countries, कि they must contribute through renewable energy sources. So हमारे हिंदी दर्शकों के लिए भी हाँ ठीक है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि ये जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं लाइक थर्मल पावर प्लांट्स, तो इसके थ्रू जो पोल्यूशन होता है इसको हमको ख़त्म करना है, जीरो इमिशन की तरफ हमको दुनिया को ले जाना है। तो वो संभव है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की सोर्सेज के थ्रू ही। और एट द सेम टाइम ये जो भी कन्वेंशनल फ्यूल है लाइक कोल है या और भी दूसरे भी फ्यूल है, ये धीरे धीरे डिप्लीट होंगे, तो फ्यूचर क्या होगा, तो नेचुरली उसको हाँ ये उसके लिए प्लान कर रहे हैं। इसीलिए आपका 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें था ही कि आप कुछ भी कीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, लेकिन आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो काफ़ी तेज़ी से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि 2015 की दुनिया एंड MIT ना केवल जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षित कर रही है, बल्कि जो एक विजन है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का उसको भी फुलफिल। जी, वो विज़न तो है ही, वो विज़न थ्रू 2015 पेरिस एग्रीमेंट है, लेकिन उसको हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं मिशन के थ्रू, डिफरेंट स्टेप्स में जो है वो काफ़ी हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है जो सर ने काफ़ी टेक्निकली काफ़ी एलेबोरेट करके समझाया कि कन्वेंशनल प्लांट है वो एसी जनरेट कर रहा है एंड सोलर की तरफ तेज़ी से हम लोग बढ़े हैं जो डीसी जनरेट करेगा, तो दोनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, डीसी को हमको इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सोलर के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, सीधा इन्वर्ट भी आप कर दीजिएगा तो उसका मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी वो चेंज करेगा। तो कंट्रोलर लगा के स्टेबलाइज करना होगा कि कंज्यूमर को चाहिए हमेशा कॉन्स्टेंसी ऑफ वोल्टेज एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी सो दैट देयर अप्लायंसेज आर बेस्ट यूटिलाइज्ड। तो ये भविष्य होगा अगर हम इस तरह से यूटिलाइज़ कर पाएँ, चूँकि अभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि टेक्निकल फील्ड में खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना करियर बनाना, तो MIT मुजफ्फरपुर किस तरह से उनको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देता है। छोटे शहर में अपने घर के नज़दीक, अपने घर के आसपास रहते हुए आप इस लेवल का एजुकेशन, इस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पर पा सकते हैं। और भी जो सेक्शंस हैं MIT के वो हम आपको दिखाएंगे। अभी लिए चलते हैं आपको सोलर पैनल दिखाने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए
हैं और उसके माध्यम से जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं MIT कैंपस में, MIT की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी छत पर, इसके बारे में बताएंगे हमारे जो HOD हैं। यह मैडम ब्रेडा के द्वारा लगाया गया है 110 किलोवाट का। यह ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है ना, ऑन ग्रिड सोलर पैनल है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें बैटरी नहीं है। यहाँ जितने भी पैनल हैं सब जनरेट करके एक पॉइंट पर जा कर के इन्वर्टर में जाते हैं, तो सोलर से DC जनरेट हुआ, वहाँ से फिर इन्वर्टर उसको AC में कन्वर्ट करेगा, और वह हम लोग वहाँ हमारा सब स्टेशन है जहाँ की बोर्ड की सप्लाई भी आती है। तो एक तरफ बोर्ड का सप्लाई आ गया और दूसरा यहाँ से चला गया, दोनों वहाँ हमारा नेट मीटरिंग सिस्टम है। नेट मीटरिंग सिस्टम के मतलब हुआ कि मान लीजिए जितना हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ हमारा बोर्ड की सप्लाई से आ गई, अब कुछ यहाँ से आ गई। तो ऐसा नहीं है, इसमें फ़ायदा यह होता है कि जो हमारा बिल आता है अब कम आता है, पहले ज़्यादा आता था। प्लेट्स लगे हुए हैं लगभग? यहाँ टोटल 110 किलोवाट के हैं, कितने 40 और 45 प्लेट्स हैं टोटल। सर, आप ये जो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है यहाँ पे कैंपस के अंदर और स्टूडेंट्स को कितना? जैसे टोटल कंजम्पशन सपोज कीजिए कि कुछ भी है तो वो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मिलता है ये सोलर के थ्रू कि पावर शेयर करते हैं। जैसे जितना रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं लगा हुआ था तो टोटली हम लोगों को या तो पावर प्लांट से देना पड़ता था, पावर प्लांट्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके थ्रू, या ये क्या बोलिएगा कि जिस समय बिजली नहीं आ रही है उस समय हम लोगों को जनरेटर सर्विस है उससे चलाना पड़ रहा था, एक्सपेंसिव होता। हाँ, एक्सपेंसिव होता था। अब ये हो जाने के बाद जो है कि आपको एक कहिए कि कम्प्लीमेंट करता है। अभी भी ये मेन कंप्लीटली हाँ डिपेंडेबल नहीं है अभी, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है जिससे कि ये हो जाए। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब तक के आपको जैसे सोलर है तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट करते हैं ये थ्रू आउट डे चेंज करेगा, रात में नहीं मिलेगा, बरसात के समय फिर बुरा हाल होगा, ठंड के समय हाँ ठंड के समय प्रॉब्लम होगा। वो इंसोलेशन की डिग्री पर डिपेंड करता है टोटली कि कितना वोल्टेज आप मिल रहा है, अकॉर्डिंगली कितना पावर जनरेट होगा। तो इसमें इनफैक्ट जब तक के बैटरी का बैकअप नहीं रहेगा तब तक के इसका रिलायबिलिटी जो है वो उतना नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई तकनीकी बातें। हमारा उद्देश्य था कि MIT में क्या क्या उपलब्धताएं हैं विद्यार्थियों के लिए, किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है ये सारा सिस्टम, इसके बारे में। अगली लैब की तरफ हम अब बढ़ेंगे थोड़े इंतज़ार के बाद।